let's start with a new topic, and the name of that topic is dissolution of partnership firm. What is the name of your topic? Dissolution of what? Partnership firm. Now the question arises कि sir, dissolution का मतलब क्या? What do you mean by dissolution? तो dissolution का एक simple meaning अगर मैं बात करूँ तो dissolution का मतलब होता है closure. Closure का मतलब बंद हो जाना. क्या बंद हो रहा है? सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म? ये वो फर्म है जहां पे ए बी सी कुछ लोग पार्टनर्स हैं, राइट? वन इज सोल ट्रेडर, देन द अदर इज पार्टनरशिप एंड द लास्ट वन इज व्हाट? कंपनी. बराबर है. तो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, राइट? तो जब कंपनी बंद होता है, कंपनी, तब हम लोग ना डिसोल्यूशन ये वर्ड यूज नहीं करते. हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विडेशन ऑफ व्हाट? कंपनीज. लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? डिसोल्यूशन, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व क्यों हो रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होने के लिए बहुत सारे अपने अपने अलग अलग रीजंस है. कभी कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है. कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है. कभी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है. एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को इस टॉपिक में करना क्या है? इस टॉपिक में हम लोगों को क्या सीखना है? हम लोगों को यहाँ पे ये सीखना है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, वो चीज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे. ओके, ऑलरेडी ये सेम टॉपिक हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, राइट? तो बेसिक तो तुम लोग को पहले से आता ही है, आई एम अज्यूमिंग लाइक दैट. बट ठीक है, फिर भी आई एम गोइंग इन डिटेल, पूरा का पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल. एंड ये मैं डिटेल में इसलिए भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक, अगर तुम लोग को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ गया तो वो तो यहाँ पे हेल्प होगा ही होगा, डिसोल्यूशन चैप्टर तुमको आ जाएगा. सेकंड चैप्टर इसके बाद जो हम लोग करने वाले दैट इज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. टॉपिक का नाम तुम लोग को नहीं मालूम रहेगा बट ठीक है, समथिंग नोन एज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. इस टॉपिक के बाद हम लोग करेंगे. तो उसमें भी डिसोल्यूशन का नॉलेज तुमको चाहिए. आफ्टर डूइंग दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू डू अमालगमेशन ऑफ फर्म. अमालगमेशन ऑफ फर्म, उसमें भी ये टॉपिक आएगा ही आएगा. देन देयर इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी. कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू व्हाट? कंपनी. मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कंपनी में. तो वंस अगेन वहां पे भी डिसोल्यूशन आएगा. एंड लास्ट में देयर इज सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी. देयर इज सेल, मतलब कोई अपना पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे कंपनी को क्या कर रहा है? बेच रहा है. तभी भी पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो ही जाएगा, वो तो डिसॉल्व होगा ही. तो बोलने का मतलब ये है कि ये एक चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स का पार्ट है. तो तुम लोगों को ये चैप्टर्स डिटेल में आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता है तो यू कैन इमेजिन कि कम से कम 4 से 5 चैप्टर तुमको आने ही नहीं अगर ये चैप्टर नहीं आया. ओके, सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से समझ लो. बट इट इज वेरी इजी ऑल्सो. आई नो दैट कि तुम लोग ये टॉपिक कर ही लोगे, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ठीक है? तो डिसोल्यूशन में हम लोग करते क्या है? व्हाट वी डू. देखो, अगर मैं तुम लोगों को एक बात बोलूं कि चलो मान लेते हैं ये जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म है.
क्या है ये? पार्टनरशिप फर्म है, बराबर है। तो पार्टनरशिप फर्म है तो कॉमन सेंस उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स तो होंगे। चलो मान लेते हैं पार्टनर्स है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, बराबर। अब पार्टनरशिप फर्म अगर है तो उसमें कुछ असेट्स होंगे और कुछ लाइबिलिटीज होंगे, है ना। चलो लेट अस अज्यूम असेट्स है 10 लाख का और जो लाइबिलिटी है वो फॉर एग्जांपल 6 लाख का। लाइबिलिटी कितने लाख का है? 6 लाख। ओके। अब जो लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटी उसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या? सर इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब ओनर का पैसा, ओनर का पैसा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब क्या? एक्सटर्नल मतलब अदर्स, जो पैसा ओनर का नहीं है, जो पैसा ओनर का नहीं है वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अच्छा याद रखना, ओनर का जब मैं बोलता हूँ तो ओनर में ना टोटल दो चीज आता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है पार्टनर का लोन। मन में कभी कभी पार्टनर से हम लोन ले लेते हैं, ए के पास से लोन, बी के पास से लोन, तो पार्टनर्स लोन इज ऑल्सो व्हाट? इंटर्नल, राइट। अच्छा कैपिटल जब मैं बोलता हूँ तो उसके साथ में रिजर्व भी आ गया, क्योंकि रिजर्व तो हमेशा हम लोग कैपिटल में ही तो ऐड करते हैं। तो कैपिटल क्या है? ओनर का है। जो रिजर्व है, रिजर्व मतलब जमा किया हुआ प्रॉफिट, वो किसका है? ओनर का है। पार्टनर का लोन किसका है? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल मतलब ओनर से रिलेटेड, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, बराबर है। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या बोला? ये एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, जिसमें असेट्स है 10 लाख का, लाइबिलिटी कितने लाख का है? 6 लाख का। लाइबिलिटी बोले तो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल बोले तो ओनर का पैसा और एक्सटर्नल बोले तो ओनर को छोड़ के जिसका भी पैसा है सबका सब एक्सटर्नल, राइट। ओनर का पैसा अगर मैं बात करूं तो उसमें कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर का लोन आ जाएगा और रिजर्व आ जाएगा। तो ये तीनों जब हम लोग बोलते हैं तो दैट बिकम्स दी ओनर्स फंड, मतलब ओनर का पैसा। ओके। अब ये हो गया, मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दिया कि ये पार्टनरशिप फर्म है, इसको डिसॉल्व करना है, मतलब बंद करना है। क्या करना है? इसको हम लोगों को क्या करना है? बंद करना है। तो बंद करेंगे कैसे? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी असेट्स है, जो भी असेट्स है उसको हम लोग बेच देंगे। असेट्स विल बी सोल्ड, राइट। असेट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हम क्या करेंगे? पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करेंगे। किसको पे करेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। याद रखना, जो पैसा आएगा पहले बाहर वालों को जाएगा, राइट। एंड देन इंटरनल लाइबिलिटी जो है बोले तो पहले पार्टनर का लोन, कैपिटल, उन लोगों को मिलेगा बैलेंस। बैलेंस मतलब बचा हुआ पैसा। अगर बच गया तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, और ज्यादा बच गया तो ज्यादा मिलेगा। तो जो भी बैलेंस है वो किसको मिलेगा? इंटरनल लाइबिलिटी को। क्लियर विद दिस? तो मैंने बेसिकली तुम लोग को एक छोटा सा आइडिया तुम लोग के दिमाग में डालने का कोशिश किया है। बिजनेस बंद हो गया तो असेट्स को बेच दो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पहले पे करो, और बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? इंटरनल लाइबिलिटी को, बराबर है। अब ये तो कॉमन सेंस है, सब लोग को पता है कि अगर दुकान बंद हो गया है तो असेट्स को बेचना पड़ेगा और लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो ये मैंने छोटा सा ना एक बेसिक पिक्चर तुम लोगों के दिमाग में क्रिएट करने का कोशिश की, राइट। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हम लोगों को अच्छे से आ जाए, अच्छे से, तो इस टॉपिक को अच्छे से करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे स्टेप्स डिराइव करेंगे, और ना हम लोग इस स्टेप्स को ना बाय हार्ट कर लेंगे, और हर एक सम, हर एक सम इस स्टेप्स के हिसाब से ही करेंगे, हर एक सम इस स्टेप्स के हिसाब से ही करेंगे। क्लियर? चलो, तो अब ये स्टेप्स क्या है? देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सो स्टेप नंबर 1 है ट्रांसफर स्टेज। क्या है?
ट्रांसफर स्टेज। सर ट्रांसफर स्टेज का मतलब क्या? देखो अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसफर स्टेज का तुम लोगों को सिर्फ इतना मीनिंग बता देता हूँ कि मुझे एक बात बताओ, बिजनेस चालू है कि बंद है? सर बिजनेस बंद हो गया। अच्छा मुझे बताओ, बिजनेस अगर बंद हो गया तो बिजनेस का जो अकाउंट्स है, बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको रख के कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो हम यहाँ पे ट्रांसफर स्टेज में क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे ट्रांसफर स्टेज में क्या करने वाले हैं? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोज। क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, राइट? अच्छा मुझे बताओ, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तुम क्लोज करते हो तो इससे क्या होगा? इससे होगा बैलेंस शीट एम्प्टी। बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? एम्प्टी। अभी बैलेंस शीट एम्प्टी कैसे होगा सर? अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगा एक्सप्लेन करते वक्त। फिलहाल सिर्फ समझ लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर क्लोज हो गया मतलब सब कुछ तुम बंद कर रहे हो तो बैलेंस शीट एम्प्टी हो जाएगा, बराबर? अच्छा बैलेंस शीट एम्प्टी का मतलब क्या? बैलेंस शीट एम्प्टी का मतलब होता है बुक वैल्यू विल बिकम जीरो। बुक वैल्यू विल बिकम जीरो। हे भगवान, अब ये क्या लिख दिया सर आपने? बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, लैंडन बिल्डिंग 10 लाख का है, लैंडन बिल्डिंग 10 लाख का है, तो बताओ उसका बुक वैल्यू कितना है? सर बुक में अगर 10 लाख लिखा है तो बुक वैल्यू तो 10 लाख ही हुआ ना। अच्छा लैंडन बिल्डिंग अपना असेट है कि लायबिलिटी है? सर असेट है। अगर मैंने लैंडन बिल्डिंग का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स था उसको अगर क्लोज कर दिया मतलब बंद कर दिया, तो बताओ लैंडन बिल्डिंग का बेसिक बैलेंस डेबिट है, उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? सर क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 10 लाख से। तो बताओ मुझे, लैंडन बिल्डिंग का बेसिक बैलेंस डेबिट था 10 लाख, तुमने उसको क्रेडिट कर दिया 10 लाख से, तो 10 लाख मिल गए कैंसिल, और उसका बुक वैल्यू बन जाएगा जीरो। तो वही मैं तुम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग ट्रांसफर स्टेज करेंगे, जब हम लोग ट्रांसफर स्टेज करेंगे तो ट्रांसफर स्टेज में हम लोग क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे जिससे बैलेंस शीट एम्प्टी होगा और बुक वैल्यू हो जाएगा जीरो। ओके चलो, इसी चीज को हम लोग बाद में ना आराम से डिटेल में करेंगे। एज ऑफ नाउ फिलहाल स्टेप के हिसाब से इतना याद रखो। स्टेप नंबर 1 क्या है? ट्रांसफर स्टेज। ओके चलो, ट्रांसफर स्टेज में हमने क्या किया? बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 2, अब हम लोग क्या करेंगे? जितने भी असेट्स है, जितने भी असेट्स है उसको हम लोग मार्केट में बेच देंगे। जितने भी असेट्स है उसको हम लोग मार्केट में क्या करेंगे? बेच देंगे। ओके चलो, असेट्स को बेच दिया तो क्या है आएगा स्टेप? सर असेट्स को बेच दिया तो स्टेप आएगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ऑफ assets। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन का मतलब असेट्स को बेच के मिला हुआ पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर तुम असेट्स को बेच दो, अगर तुम लोग ने असेट्स को क्या किया? बेच दिया, राइट? तो तुमको क्या मिलेगा? सर पैसा मिलेगा। क्या जाएगा? सर असेट्स जाएगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक एसी है, एसी को मैंने बेच दिया। एसी को मैंने क्या किया? बेच दिया। बोलो जर्नल एंट्री क्या है? सर एंट्री ऑफ द कैशबैक अकाउंट डेबिट टू एसी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मान लो मैं एसी को रिकॉर्ड करना ही भूल गया, एसी को मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, मतलब वो जो एसी है इट इज अनरिकॉर्डेड असेट। मैंने एसी तो खरीदा बट उसका जर्नल एंट्री करना मैं भूल गया, तो इट इज अनरिकॉर्डेड असेट। मतलब एसी जो है वो मेरे बुक में है ही नहीं। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, मान लिया एसी मैंने खरीदा, मान लिया एसी का एंट्री करना मैं भूल गया, मान लिया कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसी ये नाम ही नहीं है, लेकिन क्या बिजनेस बंद होने के बाद उस एसी को
मैं कचरे के डब्बे में 0 के भाव में फेंक दूंगा क्या कि उसको मार्केट में जाके बेचूंगा? सर कॉमन सेंस से मार्केट में जाके बेचेंगे, नहीं रिकॉर्ड किया तो उससे क्या होता है? तो बोलने का मतलब ये है, एसी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, बेचना तो कंपलसरी है ना? वेरी नाइस। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का, तो यहाँ पे हम ऐसे बात कर रहे हैं कि रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको असेट्स को बेचना ही है। समझ में आ रहा है? तो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, असेट्स को बेचो, बेच के पैसा लो। क्लियर? ओके, चलो सर स्टेप नंबर 3 बताओ। चलो स्टेप नंबर 1 क्या बोला था? ट्रांसफर स्टेज। ट्रांसफर स्टेज मतलब क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब किसी काम का नहीं क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गया, फर्म बंद हो गया, तो ट्रांसफर स्टेज करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर दो? क्लोज कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या है? असेट्स को बेच दो। बेचते वक्त असेट्स रिकॉर्डेड है तो भी चलेगा, नहीं रिकॉर्डेड है तो भी चलेगा, भैया रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड असेट तो असेट है, बेचना तो पड़ेगा, बेच के पैसे तो मिलेंगे, राइट? उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? सर असेट्स को बेच दिया, लाइबिलिटी को पे करो। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अब मैं ना रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो ये क्या है। मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग बोलते हैं असेट्स, तो असेट्स का मतलब क्या? सर असेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, है ना? तो बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम ये बात कर रहे हो कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लाखों का सामान है, डू यू थिंक कि तुम अपने हिसाब से मार्केट में जाके बेच सकते हो और तुमको रेडीली कस्टमर भी अवेलेबल होंगे? ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसे टाइप से जब हम लोगों को प्रॉपर्टी बेचना होता है, बड़े बड़े मशीन्स बेचने होते हैं, तो हम लोगों को ना वो सब चीज बेचने के लिए ना एजेंट के थ्रू बेचना होता है। हम लोगों को एजेंट अपॉइंट करना होता है, एजेंट को बोलना होता है कि हम लोगों को ये प्रॉपर्टी बेचना है, ये मशीन बेचना है, तो देखो अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर होगा तो मेरे को बताओ। और एजेंट इसके बदले में हमसे क्या चार्ज करेगा? कमीशन चार्ज करेगा, बराबर है। दूसरा, अब जो बड़े बड़े मशीन्स है, जो बड़े बड़े प्लांट है, डू यू थिंक वो प्लांट को अनइंस्टॉल करना वो अपने बस का काम है? बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, लेबरर्स को बुलाना पड़ेगा, उस प्लांट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर जाके हम लोग किसी ना किसी को वो चीज बेच पाएंगे, राइट? तो इन लोगों को भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, जो इंजीनियर आएगा, जो लेबर्स आएंगे, जो लोग काम करेंगे, उनको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? अब जो भी मशीन हम लोगों को मार्केट में बेचना है, डू यू थिंक मैं उसको इतने बड़े बड़े मशीन को कंधे पे उठा के लेके जाके मार्केट में बेचेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए मुझे ट्रक, लॉरी, टेम्पो, कुछ ना कुछ तो बुक करना पड़ेगा, जिसमें मैं वो मशीन को कैरी करके लेके जाऊंगा और फिर जाके उसको मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बेचूंगा। तो उसके लिए भी मेरे को कैरेज का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का, तो असेट्स को रियलाइज करते वक्त, असेट्स को बेचते वक्त, ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस करते वक्त बहुत सारे अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं। उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस, राइट? और इसी रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जब असेट्स को बेच के तुमको पैसा मिल जाए, तो उस पैसे से पहले लाइबिलिटी को पे मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि इन्हीं की मदद से तो हमने असेट्स को बेचा है, राइट? तो सबसे पहले जब असेट्स को बेच के पैसा मिलेगा, उन पैसों से पहले इनका पेमेंट करना पड़ेगा। समझा थोड़ा सा? अब हम लोग किसका पेमेंट करेंगे? अब हम लोग पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज का, राइट? लेकिन अब मुझे ये बताओ, लाइबिलिटीज को हम लोग ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था?
सर लाइबिलिटीज को हम लोग ने ना दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा बताओ फटाफट, अब लाइबिलिटी में पहले किसको पे करोगे, इंटरनल की एक्सटर्नल? सर विदाउट एनी डाउट सबसे पहले बाहर वालों का पेमेंट करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएगा पेमेंट। पेमेंट ऑफ किसका? सर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी? सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है ओनर के पैसे को छोड़ के जितना भी लाइबिलिटी बचता है पूरा का पूरा एक्सटर्नल, राइट। वेरी नाइस। चलो इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद ना हम लोग पे करेंगे पेमेंट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ व्हाट? इंटरनल लाइबिलिटी। लेकिन 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 अगर ध्यान से देखोगे तो इंटरनल में भी हमने डिवाइड किया है, एक को बोला है कैपिटल और दूसरे को बोला है पार्टनर का लोन। ये जो रिजर्व है वो तो कैपिटल में ही जाना है, तो बेसिकली वो कैपिटल ही हुआ। तो एक कैपिटल और दूसरा क्या हुआ? पार्टनर का लोन, राइट। तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पार्टनर का लोन पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर का लोन। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पेमेंट, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पेमेंट ऑफ व्हाट? पार्टनर्स लोन, बराबर है। अब पार्टनर के लोन का पेमेंट होने के बाद, पार्टनर के लोन का पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ कैपिटल। और उसको ना हम लोग पेमेंट ऑफ कैपिटल ये वर्ड से नहीं बोलते, हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टेज। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टेज। सर ये क्लोजिंग स्टेज का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग स्टेज का मतलब तुम क्या करो, पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दो, सब कुछ टैली कर दो, जो भी बचा कुचा है वो पार्टनर्स को दे के कैश बैंक अकाउंट टैली करके खत्म करो। उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टेज। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टेज, ठीक है। अच्छा अब ये क्लोजिंग स्टेज होता कैसे, मैं थोड़ा सा ना तुम लोग को बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। हम लोग बात करें क्लोजिंग स्टेज का, ठीक है। किसका बात करें? क्लोजिंग स्टेज। अब यहाँ पे हम लोग एक बनाने वाले रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट। एंड हम लोग बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैश और बैंक, ओके। ये तीन अकाउंट हम लोग यहाँ पे बेसिकली बनाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और याद है ना नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? एनी अकाउंट जिसमें से हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट या लॉस पता चले, इट बिकम्स नॉमिनल। तो इसका मतलब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट टैली करोगे तो इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर रियलाइजेशन लॉस, ओके। देन आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अब देखो यहाँ पे तो पार्टनर्स कैपिटल है मतलब पार्टनर, पार्टनर बोले तो ओनर, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। एंड फाइनली देयर इज कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक बोले तो अपना असेट, असेट बोले तो इट बिकम्स अवर रियल अकाउंट, रियल, ठीक है। तो अब हम लोग क्लोजिंग स्टेज में, क्लोजिंग स्टेज में करने क्या वाले? सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को जैसे तुम टैली करोगे या तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा या तो तुमको लॉस मिलेगा। जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है इट विल बी ट्रांसफर टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। फिर उसके बाद तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को टैली करने के बाद तुमको क्या पता चलेगा? पार्टनर्स के पास से पैसे लेने हैं
या तो पार्टनर्स को हमको पैसे देने हैं. इट मे बी रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर और इट मे बी पेएबल फ्रॉम पार्टनर. अगर रिसीवेबल है तो पैसे पार्टनर से ले लो और अगर पेएबल है तो पैसे पार्टनर को दे दो. तो बोलने का मतलब जो भी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आएगा वहां पे कैश बैंक लिख दो. कैश बैंक का मतलब या तो पैसे हमने उनसे ले लिए या तो पैसे हमने उसको दे दिए. एंड फाइनली कैश बैंक अकाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, टैली. अगर कैश बैंक अकाउंट टैली हो गया इसका मतलब अपना सम का काम कंप्लीट. समझा मैंने क्या बोला? मैंने अभी तक कुछ भी चीज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है. ईच एंड एवरी स्टेप जो ये दिख रहा है तुम लोगों को, हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे एक एक चीज. ठीक है, बट उसके पहले एक बार हम लोग फिर से जरा रिपीट कर लेते हैं, फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा है. राइट, चलो. डिसोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टेप्स हर एक क्वेश्चन में फॉलो करो. तुम्हारा गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे. ओके, स्टेप नंबर 1 क्या है सर? ट्रांसफर स्टेज. ट्रांसफर स्टेज का मतलब क्या है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना. बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने का मतलब क्या है सर? बैलेंस शीट को एम्प्टी करना. बैलेंस शीट को एम्प्टी करने का मतलब क्या है सर? बैलेंस शीट को एम्प्टी करने का मतलब है हर एक असेट्स का, हर एक लाइबिलिटी का जो बुक वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, जीरो. सर बुक वैल्यू जीरो कैसे बनेगा? असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए तुम क्रेडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली असेट डेबिट असेट क्रेडिट विल गेट कैंसिल्ड और उसका वैल्यू बन जाएगा जीरो. वेरी नाइस. ट्रांसफर स्टेज होने के बाद तुम क्या करोगे सर? रियलाइजेशन ऑफ असेट, मतलब असेट को बेचोगे और असेट से पैसे लोगे. बराबर है. उसके बाद क्या आएगा? पैसे आने के बाद क्या करोगे सर? पैसे आने के बाद पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे. राइट, उसके बाद क्या करोगे सर? उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बोले तो बाहर वालों का पेमेंट करेंगे. उसके बाद पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दिया रहेगा तो. अगर पार्टनर्स लोन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. एंड फाइनली क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टेज. राइट, क्लोजिंग स्टेज कैसे करेंगे सर? क्लोजिंग स्टेज में सबसे पहले हम लोग टैली करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. राइट, तो उसमें जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा इट विल बी प्रॉफिट और लॉस. अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर लॉस भी है तो भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पार्टनर्स का कैपिटल कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? इट इज पर्सनल अकाउंट. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को टैली करोगे या तो बैलेंस शीट फिगर डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा. बैलेंस शीट फिगर डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा तो इट में बी रिसीवेबल और इट में बी पेएबल. मतलब पार्टनर से बिजनेस को पैसा लेना है या पार्टनर को बिजनेस को पैसा देना है. अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो ले लो और पैसे देने हैं तो दे दो. और जो भी तुम पैसे लोगे या पैसे दोगे तो उसका सेकंड इफेक्ट कौन सा अकाउंट में जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट. अगर तुमने पार्टनर से पैसे ले लिए, एंट्री कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल. तुमने पेमेंट कर दिया, एंट्री विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. तो गोल गोल उनके डबल इफेक्ट, एक पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, दूसरा कैश एंड बैंक अकाउंट में. कैश बैंक अकाउंट असेट है तो इट इज रियल अकाउंट. फाइनली कैश बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली. और जैसे ही कैश बैंक अकाउंट टैली होता है अपना काम खत्म. समझा मैंने क्या बोला? चल, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने स्टेप्स डिस्कस किया उसके डिटेल में. राइट, डिटेल में का मतलब अब हम लोग देखेंगे उसका जर्नल एंट्रीज क्या आएगा, पोस्टिंग कैसे आएगा एंड क्या आएगा. ओके, तो अगर मैं स्टेप नंबर 1 का बात करूं तो स्टेप नंबर 1 जो था दैट वाज ट्रांसफर स्टेज, है ना? अच्छा, ट्रांसफर स्टेज का मतलब हमने और क्या पढ़ा था? सो ट्रांसफर स्टेज का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना, बैलेंस शीट को एम्प्टी करना, बुक वैल्यू को जीरो करना. बराबर है? ओके. अब ये ट्रांसफर स्टेज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ना मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ सो दैट कि हम लोगों को ना थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्या है. ठीक है, चलो यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट हम लोग बना देते हैं. ठीक है, सो दैट कि हम लोगों को थोड़ा डिटेल में समझ में आए.
तो ये मैंने बना दिया है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज व्हाट असेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज एंड व्हाट असेट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हर एक चीज में थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ कि लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं। ठीक है, तुम लोग भी सोचो जरा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स का कैपिटल, है ना। पार्टनर्स के कैपिटल के बगैर तो लाइबिलिटी तो बनना ही नहीं। तो चलो मान लेते दो ही पार्टनर है ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो यहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फिर क्या आएगा सर, यहाँ पे ना रिजर्व्स आते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व का मतलब रेवेन्यू रिजर्व, इतने सालों से जो भी प्रॉफिट हो रहा था थोड़ा 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 करके जो हम लोग प्रॉफिट जमा करते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट जनरल रिजर्व, राइट। जनरल रिजर्व बेसिकली बोले तो प्रॉफिट होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये पार्टनरशिप हमने क्या किया है, जमा किया। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एज लोन। एज लोन, ए का लोन बोल ले तो पार्टनर्स लोन, है ना। अभी ए देखो, ए पार्टनर है ना, तो ए का लोन क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं मेसर्स बीज लोन। चलो फटाफट मुझे बताओ, क्या ये पार्टनर का लोन है। सर ये पार्टनर का लोन तो बिल्कुल नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि सर पार्टनर जो है वो बी है, और ये जो लोन हमने लिया है ये लोन हमने बी के वाइफ के पास से लिया। हमने लोन बी से नहीं लिया, किसके पास से लिया, बी के वाइफ से लिया है। तो अगर हमने बी के वाइफ से लिया है, बी के मम्मी से लिया है, बी के डैडी से लिया है, बी के रिलेटिव से लिया है, किसी से भी लिया है बी को छोड़ के, तो दैट बिकम्स एक्सटर्नल, तो वो इंटरनल नहीं है। क्लियर विद दिस, वेरी गुड। फिर उसके बाद चलो मैंने ले लिया है बैंक से लोन, बैंक लोन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटी साइड में इतना आइटम परफेक्ट है। अब आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया हमने, प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, देन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। देन उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स में से ना माइनस कर देंगे आरडीडी। ठीक है, डेटर्स यहाँ पे ना एग्जांपल में अमाउंट भी लिख देता हूँ 100, आरडीडी का 10, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, चलो डेटर्स के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, बराबर है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लाइबिलिटी में आता है, कैपिटल में प्लस होता है, आपने यहाँ क्यों लिख दिया। यहाँ पे लिखने का मतलब होता है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये लॉस हुआ है, मतलब करंट ईयर में इस बिजनेस को लॉस हुआ है। ओके, वैसे भी देखने जाएंगे ये जो पीएनएल अकाउंट है बेसिकली इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में 100 रुपीज का लॉस हुआ था, करंट ईयर में 40 रुपीज का लॉस हुआ, तो याद रखना ये अमाउंट 140 आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली मुझे बोलने का मतलब ये है कि ये जो पीएनएल अकाउंट है इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। अब क्या होता है, बिजनेस को डिसॉल्व होने का एक रीजन ये भी होता है, क्या होता है, बहुत सालों से बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, तो बहुत सालों से अगर लॉस में जा रहा है तो भी तो बिजनेस बंद होना ही है ना, राइट। इसलिए फर्म क्या होता है, डिसॉल्व होता है, क्योंकि बहुत सालों से वो किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। क्लियर, तो ये एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम लोग असेट साइड में लिखते हैं इसका मतलब वो लॉस है,
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं तो इट बिकम्स अ प्रॉफिट। क्लियर? ओके। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें ट्रांसफर स्टेज का क्या क्या रोल है, कैसा है, वो बताओ। देखो ध्यान से सुनो और मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा ना उसका जवाब देना है तुमको, ठीक है? मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट में बेच सकते हैं? यस। प्लांट एंड मशीनरी? यस। फर्नीचर? यस। इन्वेस्टमेंट? यस। स्टॉक? यस। डेटर्स? यस। डेटर्स को मार्केट में बेचना, बेचना मतलब डेटर से पैसे लेना, राइट? कैश एंड आरडीडी को फॉर द टाइम बिंग साइड में रखो। कैश एंड बैंक बैलेंस को मार्केट में बेच सकते हो क्या? नो। अपने लॉसेस को मार्केट में बेच सकते हो क्या? नो। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो भी मैंने ग्रीन से मार्किंग किया है ये सब आइटम्स मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, राइट? तो ये सब को मैं ट्रांसफर कर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट है ही क्या? असेट्स को बेचो, बेच के पैसे लो, राइट? तो ये जितने भी असेट्स को हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट? अब जर्नल एंट्री क्या है? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का बेसिक बैलेंस क्या है? सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ये सबका बेसिक बैलेंस डेबिट है। चलो फटाफट बताओ ये सबको तुम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? सो रियलाइजेशन अकाउंट। तो बताओ असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आएगा वो समझो जरा। जर्नल एंट्री विल बी टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, है ना? और ये सब कहाँ पे जाएगा? सर ये सब जाएगा तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। समझा मैंने क्या बोला? यस और नो? ओके। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ना छोटा छोटा सा अमाउंट भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये 10 रुपीज, ये भी 10 रुपीज, चलो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सब 10 ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये सब 10 रुपीज है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 10, 20, 30, 40 और डेटर्स का जो है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मैं फर्नीचर एंड पिक्चर्स लिखना भूल गया। चलो यहाँ पे फर्नीचर एंड पिक्चर्स भी लिख देता हूँ, वो 10। डेटर्स का कितना लिखेंगे वो बताओ। मैंने देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट सब लिख दिया। डेटर्स का कितना लिखोगे वो बताओ। सर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डेटर्स का जो अमाउंट है वो 100 आरडीडी माइनस करके 90 है। तो सर हम लोगों को मेरे हिसाब से 90 लिखना चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। याद रखना ये पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर्स और आरडीडी का कोई भी लेना देना नहीं होता। डेटर्स का अमाउंट 100 था, 100 है, 100 ही रहेगा। आरडीडी हम लोग माइनस करते ओनली फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट? ऑलरेडी हम लोगों ने एक टॉपिक किया रहेगा फाइनल अकाउंट का जिसमें हम लोगों ने बैड डेट से रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट किए होंगे। उसमें तुम लोगों ने अच्छे से सीखा होगा कि डेटर्स और आरडीडी का कोई लेना देना नहीं होता, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस 90 को इग्नोर करेंगे, 100 को अलग से लिखेंगे, 10 को अलग से लिखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मुझे बताओ डेटर्स का अमाउंट कितना लिखोगे? सर एज ऑफ नाउ डेटर्स का अमाउंट हम लोग लिख देंगे 100। वेरी वेरी गुड। मतलब ये जो डेटर का अमाउंट होता है, डेटर का अमाउंट वी ऑलवेज हैव टू राइट ग्रॉस। यू ऑलवेज हैव टू राइट व्हाट?
ग्रॉस, आरडीडी माइनस करने के बाद नेट लिखने का नहीं। ओके चलो तो बताओ कितना अमाउंट हो गया। सो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 100 टोटल मिला के हो गया 150। कितना हो गया 150। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ ये लंदन बिल्डिंग कहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स है, बेसिक बैलेंस डेबिट, तुमने यहाँ पे क्या किया क्रेडिट, मतलब ये लंदन बिल्डिंग हो गया है जीरो। प्लांट एंड मशीनरी ये डेबिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, अब ये भी हो गया जीरो। फर्नीचर हो गया जीरो, इन्वेस्टमेंट हो गया जीरो, स्टॉक हो गया जीरो, डेटर्स का वैल्यू हो गया जीरो। मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का बेसिक बैलेंस डेबिट है, तुमने यहाँ पे आके उसको क्रेडिट कर दिया तो उसका बुक वैल्यू, उसका बैलेंस शीट वैल्यू क्या हो गया जीरो। समझा। अच्छा चलो मान लेते तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ना तुम लोग को लैंडन बिल्डिंग अकाउंट बना के बताता हूँ। लैंडन बिल्डिंग चलो बताओ बैलेंस शीट में कितना कीमत है सर 10 रुपीज। तो लैंडन बिल्डिंग असेट है तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10। ये समझा। लैंडन बिल्डिंग असेट है, बेसिक बैलेंस डेबिट है, तो लैंडन बिल्डिंग का अगर अकाउंट बनेगा तो लैंडन बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट चलेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10। जैसे तुम ये जर्नल एंट्री करते हो, जैसे तुम ये जर्नल एंट्री करते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंडन बिल्डिंग 10 रुपीज का, तो लैंडन बिल्डिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। सो लैंडन बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा एंड दैट विल बी 10। यस और नो। अब मुझे बताओ यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा। सर वो तो जीरो हो जाएगा ना सर, क्योंकि ये तो टैली हो गया, 10 और 10 टैली हो गया, तो वो तो जीरो आएगा। वही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास 10 रुपीज का लैंडन बिल्डिंग था वो तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, अब उसका बैलेंस हो गया जीरो, मतलब बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू इज जीरो। बैलेंस शीट वैल्यू इज व्हाट जीरो। अब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्या बताने का कोशिश किया। ट्रांसफर स्टेज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करो, मतलब बैलेंस शीट को एम्प्टी करो, मतलब बुक वैल्यू को जीरो करो। अब ये पॉइंट समझ में आया, ट्रांसफर स्टेज से बुक वैल्यू कैसे जीरो हो जाता है। हाँ सर अभी समझ में आ गया। क्लियर विद दिस। अच्छा अच्छा दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है डेटर्स जो होता है, डेटर्स वो कौन से अमाउंट पे लेना है हमेशा हम लोगों को, ग्रॉस, मतलब आरडीडी माइनस करने के बाद वाला अमाउंट लेने का नहीं। डेटर्स शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड एट व्हाट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। क्लियर। चलो तो ये सब के सब जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क किए वो सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए, बराबर है। अब मुझे ये बताओ ये आरडीडी कहाँ जाएगा। सर जब डेटर्स गया रियलाइजेशन में तो आरडीडी भी वहीं पे जाएगा। अच्छा मुझे बताओ डेटर्स का बेसिक बैलेंस क्या है। सर डेटर्स अपना असेट है, बेसिक बैलेंस डेबिट है, वेरी नाइस। आरडीडी का बेसिक बैलेंस बताओ। सर आरडीडी जो है ना देखने जाओगे तो डेटर्स में से माइनस किया है, डेटर्स का बेसिक बैलेंस डेबिट है, तो आरडीडी का बेसिक बैलेंस हुआ क्रेडिट। वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताओ आरडीडी को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, आरडीडी को अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो सर आरडीडी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा, तो जर्नल एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट। और कहाँ ट्रांसफर करोगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट पे। वेरी वेरी गुड। एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एज पर अवर एग्जांपल अमाउंट इज 10। क्लियर। सो अब हम लोगों ने अब तक क्या देख लिया, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि असेट साइड में से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और आरडीडी, इनका इफेक्ट कहाँ जाएगा, फटाफट बताओ कहाँ जाएगा। सर इनका इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन में, असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा, जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट। ऑल असेट्स बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री मतलब असेट्स का टोटल। क्लियर। ओके अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट आइटम कौन सा है। सर नेक्स्ट आइटम है कैश एंड बैंक। बताओ फटाफट कैश बैंक कहाँ जाएगा।
सर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना सर, आपने हम लोगों को ये बताया था कि कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। ओके, तो अगर मैं कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने वाला हूँ तो मुझे बताओ ये जो कैश एंड बैंक अकाउंट है, ये वाला जो कैश एंड बैंक अकाउंट है, वो बैलेंस, ये जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? सर एक काम करो ना, ऐसे करके एक कैश एंड बैंक अकाउंट बना दो और उस कैश एंड बैंक अकाउंट में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे लिख दो। वेरी वेरी गुड। अच्छा तो बताओ फटाफट इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? अरे सर क्या बच्चे लोग के जैसे पूछ रहे हो। देखो सर ये जो कैश एंड बैंक का ये जो अमाउंट है ना सर, आपने कैश एंड बैंक अकाउंट में ही लिखा है, और क्या लिखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। और सर ओपनिंग बैलेंस का ना कभी कोई जर्नल एंट्री होता नहीं है। अच्छा, समझा। तो याद रखना ये जो कैश एंड बैंक का जो बैलेंस होता है, कैश एंड बैंक का जो बैलेंस होता है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश एंड बैंक के अकाउंट में, और इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसफर जब हम लोग करेंगे तो हम ये लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब कभी भी हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं मतलब इट इज ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री होता नहीं है। क्लियर? चलो, तो चलो इसी के साथ अब अपना एक नेक्स्ट आइटम, ये कैश एंड बैंक भी हो गया। अब नेक्स्ट बताओ क्या है? सो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोले तो लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले तो लॉस। मुझे बताओ क्या ये लॉस कोई तुम्हारा मार्केट में खरीदने वाला है? ये वाला लॉस कोई मार्केट में खरीदने वाला है तुम्हारे पास से? सर सवाल ही नहीं उठता, लॉस कोई खरीदता है क्या? तुम क्या पागल के जैसे कुछ भी पूछता है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो लॉस है, इस लॉस को कौन बेयर करेगा? सर विदाउट एनी डाउट इस लॉस को ये जो पार्टनर्स है ना, ये पार्टनर्स वही लोग बेयर करेंगे। अच्छा मुझे बताओ ये जो लॉस है इसको मेरे को ट्रांसफर करना है, तो कहाँ ट्रांसफर करूँ? सर जैसे प्रॉफिट्स को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, वैसे लॉस को भी पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? लॉस को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे टू पीएनएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये किस में ट्रांसफर होगा? सर पार्टनर्स के कैपिटल में। अच्छा अपने एग्जांपल के हिसाब से पार्टनर्स कौन कौन है? अच्छा अपने एग्जांपल के हिसाब से पार्टनर्स है ए एंड बी, तो किस में जाएगा ये? सर ए एंड बी में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो फॉर एग्जांपल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट का ले लेते हैं अमाउंट 500, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग ले लेते हैं 3:2। तो 500 को डिवाइड करेंगे तो 300 एक हो जाएगा एंड 200 किस हो जाएगा? बी। ओके, चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। मेरे को बताओ पीएल अकाउंट कौन से साइड में दिया है? असेट साइड में। असेट साइड में प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। उस लॉस को मार्केट में बेच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये लॉस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। किसमें ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल में। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट हम लोग ने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 500, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लिया 300, डिवाइड करेंगे तो ए के शेयर में जाएगा 300 एंड बी के शेयर में जाएगा 200। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो असेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। राइट, चलो अब हम लोग आ जाएंगे लाइबिलिटी के साइड। ओके, विच साइड? लाइबिलिटी। चलो मुझे बताओ अब ये जो है ये पार्टनर्स कैपिटल है, ए का कैपिटल इतना, बी का कैपिटल इतना, टोटल मिला के इतना। बताओ ये कहाँ जाएगा? सर 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 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना सर, आपने यहाँ पे देखो एक लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे हाँ, तो बताओ फटाफट ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो कहाँ जाएगा? सर ये तो जाएगा तुम्हारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करके मैंने बना दिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और इसमें दो पार्टनर बना दिए ए और बी,
ए एंड बी, सिमिलरली यहाँ पे भी ए एंड बी, तो ये कौन से साइड में जाएगा? सर ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कॉमन सेंस सर क्रेडिट में जाएगा। चलो ठीक है, चलो क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में क्या लिखोगे? सर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का अमाउंट और बी का अमाउंट। अच्छा, तो ये तुम लोग ने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया ए का और बी का, बराबर है। तो बताओ फटाफट इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? अरे सर इसका जर्नल एंट्री थोड़ी ना आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोले तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री होता नहीं है। और वैसे भी देखो ये पार्टनर्स कैपिटल है, और पार्टनर्स के कैपिटल को तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डाला है, राइट, तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं बनना है। और अगर वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया है तो उसमें कोई जर्नल एंट्री होने वाला नहीं है। वेरी गुड, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व मेरे को बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? सर वो तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट क्या ये तुम किसी को मार्केट में जाके पे करने वाले हो कि खुद ही लेने वाले हो? सर प्रॉफिट बोले तो ओनर का होता है, ओनर बोले तो पार्टनर से, पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। चलो फटाफट बताओ जर्नल रिजर्व कहाँ लिखा? असेट में कि लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, राइट। तो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों? सर देखो जनरल रिजर्व अपना लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, बराबर है। चलो अमाउंट में ना एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 1000, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर जैसे लॉस हमने पार्टनर्स में डिवाइड किया तो प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे ना। वेरी नाइस, तो ये किसको मिलेगा? तो टू व्हाट? एज कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट? बीज कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ मुझे ये कौन से रेशियो में जाएगा? सर कौन से रेशियो? क्या वही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अभी हम लोग ने अज्यूम किया 3:2। तो फटाफट बताओ 1000 को डिवाइड करो 3:2, कितना जाएगा? सर ये आएगा 600 एंड दिस विल बी 400, राइट। तो फटाफट वापस से बताओ जनरल रिजर्व इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोलते हैं बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, किस में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। कौन से रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एज लोन। मुझे एक बात बताओ, चलो फॉर द टाइम बिंग ए के लोन को गोली मारो, मुझे बताओ ये मिसेस बीज लोन, बैंक लोन और ये क्रेडिटर्स, ये जो तीनों है, ये तीनों बोलो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? सर ये तीनों तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वेरी गुड, तो ना ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो इसको ना हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के अकाउंट में, क्योंकि जो पैसा वहां पे आएगा वहीं पे हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के इसमें ट्रांसफर करेंगे। चलो मुझे बताओ ये जो मेसर्स बी का लोन है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, तो डेबिट कर देंगे। तो क्या आएगा बताओ? सर एंट्री आएगा मेसर्स बीज लोन अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद आएगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट, उसके बाद आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बराबर, तीनों का अमाउंट लिख दो यहाँ पे। और कहाँ ट्रांसफर करोगे? सर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी वेरी गुड, सो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, दैट एक्सटर्नल लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। चलो बताओ फटाफट एक्सटर्नल लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, और ट्रांसफर कहाँ करोगे? रियलाइजेशन, तो इट विल गेट क्रेडिटेड। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझो। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों लाइबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है। तुमने जर्नल एंट्री में डेबिट किया, जैसे तुम इसको डेबिट करते हो इसका वैल्यू बन जाता है 000,
बुक वैल्यू बिकम्स जीरो। क्यों? उसका बैलेंस क्रेडिट है, तुमने डेबिट किया, क्रेडिट डेबिट विल गेट कैंसिल्ड एंड अमाउंट विल बिकम जीरो, बुक वैल्यू विल बिकम जीरो। क्लियर? ओके सर, अब लाइबिलिटी साइड का अगर हम लोग बात करें, लाइबिलिटी साइड का अगर हम लोग बात करें, तो आपने ना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ ये ए का लोन बचा हुआ है। वेरी गुड। अब यहाँ पे ए के लोन के लिए क्या करना है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ ए का जो लोन है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल? सर, ए का जो लोन है ना वो इंटरनल है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर का लोन है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से एज लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ए का लोन अकाउंट। क्लियर? सर, लेकिन आपने देखो ना यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला था, सर खाली 3 ही अकाउंट बनाना है, एक रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक कैश बैंक। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये 3 मेन अकाउंट है, ये 3 मेन अकाउंट है, हर एक सब में बनेगा। लेकिन पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है, पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है, अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दिया है तो ही पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, अदरवाइज बनाने का जरूरत नहीं। क्लियर? ओके सर, तो अब मुझे फटाफट बताओ, ये जो एज लोन है वो असेट है कि लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी है। बेसिक बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। ओके, तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर फिर से आप गलती कर रहे हो, जर्नल एंट्री तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे सर देखो ना, तुमने क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन बोले तो ओपनिंग बैलेंस। कितनी बार एक ही चीज में आपको बार बार बताओ, ओपनिंग बैलेंस का कभी कोई जर्नल एंट्री आता नहीं। ओके चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपना ट्रांसफर स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बार मैं तुम लोगों को सब का सब एंट्रीज फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, असेट्स को ट्रांसफर करना है, असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। पॉइंट नंबर 2, कैश बैंक कहाँ जाएगा? कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर का लोन कहाँ जाएगा? पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। अब कैश बैंक को कैश बैंक में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और पार्टनर के लोन को पार्टनर्स लोन अकाउंट में लिखेंगे। तो ये सब में हम लोगों को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, जिसका कोई भी जर्नल एंट्री होता नहीं है। क्लियर? देन जो भी असेट्स तुम लोग मार्केट में बेच सकते हो उसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, जर्नल एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। डेटर्स को ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफर करना है, जो आरडीडी है उसको अलग से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। आरडीडी का बेसिक बैलेंस है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, जर्नल एंट्री भी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? देन जो भी लॉसेस है, जो भी प्रॉफिट्स है, वो किसको देना पड़ेगा? पार्टनर्स को। इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व इज अवर प्रॉफिट, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, जर्नल एंट्री भी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू योर रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री विल बी एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? चलो अब इसी के साथ स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर स्टेज खत्म हो गया। क्लियर हो गया ट्रांसफर स्टेज सब लोगों को? श्योर? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो और सोच समझ के मेरे को जवाब देना, ठीक है। यहाँ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? सर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 10। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 10। चलो मेरे को फटाफट आंसर दो, मैंने 12 रुपए में बेच दिया, जर्नल एंट्री बताओ। 12 रुपए में बेचा, 12 रुपीज में, जर्नल एंट्री बोलो। सर जर्नल एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपीज में,
टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10 rupees, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 rupees. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर अगर नॉर्मल सम है तो भैया जी, अगर मैं डिसोल्यूशन का बात करूं, डिसोल्यूशन का, तो डिसोल्यूशन में हम जब असेट्स को बेचते हैं, डिसोल्यूशन में हम जब असेट्स को बेचते हैं, रियलाइज करते हैं, वो ट्रांसफर स्टेज के बाद होता है ना, ट्रांसफर स्टेज के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू, ये जो 10 लिखा है वो 10 है ही नहीं, वो तो 10 कट होके 0 हो गया भैया जी। ओ, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को 10 रुपीज से क्रेडिट नहीं कर सकते। सर क्यों? मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे एक बात बताओ। मेरे पास ना एक कैलकुलेटर है, मेरे पास एक कैलकुलेटर है। मैंने ये कैलकुलेटर 100 रुपए में एक्स को बेचा। किसको बेचा? एक्स को। ठीक है, फिर मैंने वही कैलकुलेटर, सेम कैलकुलेटर, वही कैलकुलेटर मैंने वाई को भी बेचा 100 रुपए में। इज इट पॉसिबल? नहीं सर। क्यों? अरे सर, एक ही चीज तुम दो बार किसी को कैसे बेच सकता है? अरे पगले, मैं वही तो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम लोगों ने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया है, तो तुम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को वापस से क्रेडिट नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, अब समझा सर। मेरा बोलने का मतलब ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 10, ये पहले था ट्रांसफर स्टेज के पहले। अब ट्रांसफर स्टेज होने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू क्या हो गया है? 0। बुक वैल्यू क्या हो गया है? इसका मतलब सर ये हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा 12 है। हाँ, देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 10 रुपए का था, तुमने 12 में बेचा तो 2 का प्रॉफिट हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अभी अभी लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू क्या है? सर, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 0 है। तुमने कितने में बेचा? सर 12 रुपीज में। तो पूरा का पूरा 12 प्रॉफिट हुआ ना यार। जिसका बुक वैल्यू 0 है, तुमने 12 रुपीज में बेचा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, या फिर प्लांट एंड मशीनरी बेचे, या फर्नीचर बेचे, या इन्वेस्टमेंट बेचे, या स्टॉक बेचे, या डेटर्स बेचे, हम जितने में भी बेचेंगे पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल मेरे को बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? सर 10 रुपीज का। चलो, मैंने 9 रुपीज में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर लॉस हुआ, 1 रुपए का। रॉन्ग। अरे भैया, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है? सर 0। कितने में बेचा? 9 रुपीज में। पूरा का पूरा 9 रुपी प्रॉफिट है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, अमाउंट विल बी ₹9। एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे तुम ट्रांसफर स्टेज करते हो, जैसे तुम ट्रांसफर स्टेज करते हो, सब असेट्स का बुक वैल्यू भूल जाओ। सब असेट्स का बुक वैल्यू 0 हो गया है। सब असेट्स का बुक्स जो था वो क्लोज हो चुका है। अब उस असेट को तुम उसके बुक वैल्यू पे बेचो, बुक वैल्यू से ऊपर बेचो, बुक वैल्यू से नीचे बेचो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। जितने में भी बेचोगे पूरा का पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि बुक वैल्यू तो 0 है। समझा? तो वही मैं तुम लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफर स्टेज होने के बाद असेट्स का बुक वैल्यू बिकम 0। जितने में भी बेचोगे, जितने में भी बेचोगे, पूरा का पूरा क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर? लेकिन लेकिन हम यहाँ पे डिसोल्यूशन चैप्टर में पीएनएल अकाउंट तो बनाने को बैठे नहीं है। पीएनएल अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग पीएनएल के जगह पे हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्लियर? So what will be the journal entry for realization of assets? Sir, journal entry for realization of assets will be, ध्यान से सुनो, realization मतलब पैसा मिला, तो journal entry will be cash or bank account debit, cash and bank account debit।
जो भी असेट तुम बेच रहे हो वो असेट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, मतलब बुक वैल्यू जीरो हो चुका है। तो जितने में भी वो असेट बिक रहा है पूरा का पूरा प्रॉफिट है, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे जितने में भी असेट तुम बेचोगे सेलिंग प्राइस, जितने में भी असेट तुम बेचोगे सेलिंग प्राइस विल बिकम योर प्रॉफिट, क्लियर? अच्छा सर, आपने ये जो बताया वो तो रिकॉर्डेड असेट का था। अगर असेट रिकॉर्डेड है तो बैलेंस शीट में दिखेगा, तो ट्रांसफर स्टेज होगा तो उसका बुक वैल्यू जीरो होगा, तुम उसको बेचोगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। तो आपने जो कुछ भी बताया वो तो रिकॉर्डेड असेट का था। अनरिकॉर्डेड का क्या? अगर मान लो सर क्वेश्चन में कोई असेट दिया और बोला है कि वो रिकॉर्डेड ही नहीं है, अब रिकॉर्डेड नहीं है मतलब वो बैलेंस शीट में रहेगा नहीं, रिकॉर्डेड नहीं मतलब जर्नल एंट्री नहीं मतलब लेजर नहीं मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं मतलब बैलेंस शीट में नहीं, तो उसका क्या करोगे सर? अरे भैया मुझे ये बताओ, अगर वो अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में है ही नहीं, बैलेंस शीट में जब है ही नहीं तो ट्रांसफर स्टेज में ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर तो सिर्फ उन्हीं चीजों का तो जो बैलेंस शीट में होता है, और जो चीज बैलेंस शीट में है ही नहीं तो इसका मतलब उसका बुक वैल्यू तो भैया पहले से ही जीरो है। अरे हाँ, ये तो मेरे को समझा ही नहीं। जो चीज बैलेंस शीट में है ही नहीं तो उसका बुक वैल्यू, बुक मतलब बुक के अंदर लिखा हुआ वैल्यू, बुक में तुमने लिखा ही नहीं तो बुक वैल्यू तो जीरो ही हुआ। तो इसका मतलब रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, वॉट एवर इज द सेलिंग प्राइस इज योर प्रॉफिट बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। यहाँ पे तुम पीएनएल अकाउंट नहीं लिख सकते, यहाँ थोड़ी ना पीएनएल अकाउंट बना रही है, तो डिसोल्यूशन है, बुक को क्लोज करना है। पीएनएल अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं? जब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है फॉर करंट ईयर, फाइनल अकाउंट बनाते हो। ये तो फॉर्म डिसॉल्व हो रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी ना यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाने बैठे, तो यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट इटसेल्फ इज नॉमिनल अकाउंट। अगर यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है इसी अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। क्लियर? वेरी गुड सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर नेक्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन एक्सपेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस। चलो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फटाफट मेरे को एक्सपेंस का एंट्री बताओ। नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल दिमाग लगा के फटाफट एक्सपेंस का एंट्री बताओ। सर एकदम सिंपल है, एंट्री आएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। वेरी गुड, एंट्री विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। परफेक्ट है। तो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, एक्सपेंस जो है, ये जो एक्सपेंस है ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? सर क्या बात कर रहे हैं, एक्सपेंस है तो नॉमिनल होगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ अगर वो नॉमिनल है तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? सर नॉमिनल तो वैसे नॉर्मल बात करें तो ये पीएनएल में जाएगा, नॉर्मल बात करें तो। अच्छा यहाँ पे अगर मैं पीएनएल ना बोलूं तो तुम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? डिसोल्यूशन चैप्टर में। सर डिसोल्यूशन में पीएनएल बोले तो रियलाइजेशन। वेरी गुड। लो तुम्हारा जर्नल एंट्री बन गया, बोलो फटाफट। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? तो देखो कभी भी एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया तो कैसे अपन पीएनएल अकाउंट डेबिट करते थे, तो बस सेम वे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले एंट्री में, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफर किया है? क्या एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हमने ट्रांसफर किया है? सर ये देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और उसको ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में और उसका बुक वैल्यू हो गया जीरो। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी को बुक वैल्यू में ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, बुक वैल्यू हो गया जीरो। अब मुझे ये बताओ, लाइबिलिटी का बुक वैल्यू जीरो है, मतलब तुमको कुछ पे करना ही नहीं है बुक के हिसाब से। लेकिन ये जो मिसिस बी है, ये जो बैंक का लोन है, ये जो क्रेडिटर है, इनको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा।
राइट। तुमने बुक वैल्यू जीरो है, बुक में लिखा जीरो है, बट भैया असलियत में तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना उनको, तो इनको पेमेंट करना कंपलसरी है। बहुत बार ना क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, इसको पे किया, इसको पे किया, बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं। अरे भैया क्वेश्चन में नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुमको पेमेंट नहीं करना है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो तुमको पे करना कंपलसरी है, बात खत्म। क्लियर? ओके सर। तो यहाँ पे ये जो है सबके सब लाइबिलिटी को पे करना जरूरी है। अच्छा, लाइबिलिटी को पे करोगे तो बताओ जेब से क्या जाएगा? सर लाइबिलिटी को अगर पे करेंगे तो जेब से तो पैसे ही जाने। वेरी गुड। तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? सर जर्नल एंट्री आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी वेरी गुड। जर्नल एंट्री क्या आएगा? टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताओ, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 10 रुपए, तुमने पे किया 11, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर पे करना था 10 रुपए, मैंने पे किया 11, 1 रुपए का लॉस हुआ, बराबर है ना? आंसर इज नो, रॉन्ग। क्यों? अरे भैया जी, क्रेडिटर्स का मेरे को बताओ बुक वैल्यू क्या है? 10। तुमने इसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते ये 10 बन गया 0। अब 0 के जगह पे तुम कितना पे कर रहे हो? 11। तो लॉस भैया 11 का हुआ है, पूरा का पूरा लॉस। ओ माय गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि असेट को जितने में भी बेचो पूरा प्रॉफिट, लाइबिलिटी को जितना भी पे करो, भले 10 के जगह पे 10 रुपीज का बुक वैल्यू था तो उसमें तुमने 2 रुपए भी पे किया तो 2 का 2 लॉस। यस। सो जर्नल एंट्री विल बी, लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, दिस विल बी माय जर्नल एंट्री। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्रेडिटर्स को पे किया तो एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या आएगा? सर क्रेडिटर्स टू कैश बैंक। क्रेडिटर्स का अमाउंट 10 रुपए, तुमने 11 पे किया तो लॉस कितना हुआ? नॉर्मल बात करें तो 1 रुपए का लॉस, क्योंकि 10 के जगह पे तुम 11 पे कर रहे हो। लेकिन डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या हो रहा है? 10 रुपीज का तुम्हारा क्रेडिटर है, तुमने उसको ट्रांसफर किया, बुक वैल्यू क्या हो गया? 0। अब 0 को तुम 11 पे कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा लॉस हुआ है 11 का। तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर? कंफर्म? ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अच्छा, पार्टनर के लोन को पेमेंट किया, मुझे ये बताओ क्या तुमने पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है? सर पार्टनर के लोन को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया, तो क्या किया बताओ फटाफट। सर पार्टनर के लोन के लिए ना हमने अलग से, देखो सर, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया। ओ माय गॉड, मतलब अभी भी ये जो पार्टनर का लोन है उसमें बैलेंस अभी भी है, मतलब ये बैलेंस 0 नहीं हुआ है। क्यों 0 नहीं हुआ है? क्योंकि इसको हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, मतलब इसका बुक वैल्यू अभी तक 0 हुआ नहीं है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पार्टनर के लोन को पे करता हूँ, अगर मैं पार्टनर के लोन को पे करता हूँ, पे कर रहा हूँ, तो जेब से क्या गया? कैश बैंक। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर है। किसको पे किया? सर ए के लोन को, तो इट विल बी एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। समझा मैंने क्या बोला? तो एंट्री क्या आएगा? एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सर आपने यहाँ पे ए का लोन क्यों लिखा है? ए का लोन इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग ने ए के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका बुक वैल्यू 0 नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी असेट्स का, अगर मैं बात करूं किसी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, तो सब के सब असेट्स और सब के सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी वी हैव ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की वजह से उनका बुक वैल्यू हो गया 0, और बुक वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए मैंने कोई भी असेट नहीं लिखा, मैंने कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं लिखा। यहाँ पे ये जो पार्टनर का लोन है, ये पार्टनर के लोन को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया है,
इसीलिए इसका पेमेंट करते वक्त जर्नल एंट्री है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ये एंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन में ना ये पार्टनर के लोन को पेमेंट किया है क्या, ऐसे कुछ ना बोला ही नहीं रहेगा। तो भैया याद रखना, पार्टनर का लोन है, लोन का पेमेंट करना कंपलसरी है। क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर? समझा? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप है क्लोजिंग स्टेज। क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्री ना हम लोग जब भी सम करेंगे ना, सम तभी करवा दूंगा। और क्लोजिंग स्टेज का एंट्री बहुत इजी होता है। क्लोजिंग स्टेज में क्या करना होता है, हर एक अकाउंट को टैली करो, टैली करते वक्त लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उस बैलेंसिंग फिगर का जर्नल एंट्री करना है। दैट जर्नल एंट्री आर वेरी वेरी इजी। जब हम लोग सम करेंगे तभी मैं तुम लोगों को डिटेल में बता दूंगा। क्लियर? ओके। अच्छा, एक और पॉइंट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, काउंट, तो मेरे पास कितने असेट्स है, कितने असेट्स के मुझे पैसे मिलेंगे? सॉरी, 1 2 3 4 स्टॉक 5 डेटर 6। तो सर आपके पास ना टोटल मिला के 6 असेट्स है, 6। अच्छा, मैंने अगर तुम लोग को बोला मैंने 6 के जगह पे 7 असेट्स को बेचा, 7, क्या ये पॉसिबल है? मैंने क्या बोला, मैंने 6 की जगह पे 7 असेट्स बेचे, 7, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, पॉसिबल है अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो। जैसे मेरे पास एसी है, वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं है, बट मेरे पास प्रैक्टिकली है, तो उसको भी तो बेच ही सकते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने बोला चलो अनरिकॉर्डेड असेट नहीं है। अब अनरिकॉर्डेड असेट नहीं है, टोटल असेट 6 है, और आप बोल रहे हो बेचा 7, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस। कभी कभी क्या होता है, अपने पास ना अपन गुडविल को भी बेचते हैं। हम लोग क्या बेचते हैं? गुडविल। जैसे अभी फॉर एग्जांपल बहुत सालों से अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो ऐसे टाइप के बिजनेस का कोई गुडविल होता नहीं है, वो बात अलग है। बट कभी कभी ना क्वेश्चन में बोला रहेगा गुडविल को हमने बेचा 10,000 में, 15,000 में, जो तुम्हारे पास असेट में नहीं होगा। अब असेट में नहीं है तो ठीक है, बट फिर भी जब हम लोग कभी भी अपना बिजनेस बेचते हैं तो कॉमन सेंस हम लोग गुडविल भी बेच सकते हैं। अगर कुछ गुडविल होगा तो मार्केट में कुछ अच्छा नाम होगा तो उसके भी पैसे मिल सकते हैं, राइट? तो इन दैट केस हम लोग 7 असेट्स को भी बेच सकते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट, गुडविल। अच्छा, कभी कभी ना क्या होता है, बैलेंस शीट में गुडविल दिया होता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, लेकिन ना क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि गुडविल को बेचा है। तो इन दैट केस तुम मान के चलो कि गुडविल का कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है, मतलब वी आर अज्यूमिंग कि गुडविल का मार्केट वैल्यू इज 0। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने तुम लोगों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो गुडविल को हम लोग मार्केट में बेच भी सकते हैं। कभी कभी गुडविल बैलेंस शीट में दिया होता है बट क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं होता है, तो वी हैव टू अज्यूम कि गुडविल का मार्केट वैल्यू इज 0, और उसको अज्यूम करके चलो वो असेट अपने पास है ही नहीं। तो अगर मैं जर्नल एंट्री का बात करूं तो मैंने अभी तक सिर्फ क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्री तुम लोगों को नहीं बताया है। क्लोजिंग स्टेज का जर्नल एंट्री बाकी है, वो हम लोग सम सॉल्व करते वक्त देखेंगे। ओके।